नरेंद्र मोदी के ऊपर इंडिया की अपोजिशन की जमातें इल्ज़ाम लगाती रही हैं, ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी, कि ये अडानी का सेल्समैन है और जब भी ये गैर मुल्की दौरों पे जाता है तो अपनी कुर्सी का पावर इस्तेमाल करते हुए अडानी की कंपनी के लिए ठेके लेने की कोशिश करता है। वहाँ की गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज़ करता है, ख़ासतौर पर फ्रेंडली जो गवर्नमेंट्स इंडिया की रही हैं उनको प्रेशराइज़ करता है कि इनके मित्र अडानी को ठेके दिलवाए जाएँ। और ये सिर्फ इंडिया की अपोजिशन इल्ज़ाम नहीं लगाती, मुख्तलिफ मुल्कों से शहादतें भी इस तरह की आई हुई हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि कुछ साल पहले श्रीलंका का जो एनर्जी का मिनिस्टर था उसने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरह की बात की थी कि दिस इज़ हाउ इंडिया यूज्ड टू इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स। अब वो जो फ्रेंडली गवर्नमेंट्स थी मोदी साहब की, उनमें से सबसे बड़ी फ्रेंडली गवर्नमेंट शेख हसीना की थी। तो शेख हसीना की गवर्नमेंट को इस्तेमाल करते हुए भी अडानी को ठेके दिलवाए गए और काफ़ी बड़े बड़े ठेके दिलवाए गए। ऐसा ही एक ठेका अडानी पावर्स को दिलवाया गया जो कि महंगी बिजली बना बना के बांग्लादेश को बेच रहे थे। लेकिन मसला हो गया, एक बड़ा मसला हो गया अडानी के लिए। जो ही वहाँ पर प्रो इंडिया गवर्नमेंट गई है पावर से, तो हुआ यह है कि कोई इनके $800 मिलियन फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं। अडानी साहब के $800 मिलियन स्टक हो गए हैं, पैसे नहीं मिल रहे उनको। और इस बात की शिकायत अब वो इंडियन मीडिया से भी करने लगे हैं। इंडियन मीडिया इस तरह की खबरें लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि बहुत सारे पैसे हमारे स्टक हो गए और अब हमें चिंता हो रही है कि पता नहीं ये पैसे हमें वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। डेक्कन हेराल्ड ने इस पर रिपोर्ट किया है कि अडानी पावर हैज $800 मिलियन इन अनपेड ड्यूज फ्रॉम बांग्लादेश, while the power producer has no plans of cutting the supply lines as of now. It will come under pressure from lenders and coal suppliers if the payments remain unpaid, according to people familiar with the internal discussions who spoke on the condition of anonymity. ये खुद ही अडानी की कंपनी ने खुद ही ये स्टोरीज छपवाई हैं इंडियन मीडिया के अंदर, उनको प्रेशराइज करने के लिए। नई जो गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज करने के लिए खुद ही इन्होंने ये स्टोरीज छपाई हैं जर्नलिस्टों के जरिए कि हमें पैसे दें, वरना ये भी हो सकता है कि हमारे ऊपर प्रेशर आ सकता है कोल कंपनीज का और हम बिजली आपकी बंद कर सकते हैं। कहते हैं कि अडानी पावर इज इन टॉक्स विद बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट टू सॉर्ट आउट दिस इशू, दे एडेड। An Adani Group representative did not immediately respond to an email seeking a कमेंट ऑन दी बांग्लादेश ड्यूज। असल में हो ये रहा है, पर्दे के पीछे की स्टोरी आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। इनको इंटरम गवर्नमेंट ने फिलहाल कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया, मतलब वो तो अभी तो आए हैं, अभी तो वो देखेंगे क्या मसला है, किस तरह के इनके एग्रीमेंट्स हुए पड़े हैं, थोड़ा सा स्टडी करेंगे, उसके बाद कोई पेमेंट का सिस्टम बनाएंगे। ये बोल रहे हैं कि पता नहीं स्टडी करने के बाद ये कुछ ड्यूबियस किस्म के एग्रीमेंट्स तो है ना इसके अंदर। मुख्तलिफ पेमेंट्स ऐसी हैं, कई $100 मिलियन ऐसे हैं जो कि अडानी को फ्री फंड में जाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। वो कैपेसिटी मेंटेनेंस चार्जेस पता नहीं किस तरह के, तो उसमें ऐसा है कि ये एक यूनिट भी बिजली प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो भी इनको कई $100 मिलियन मिलते रहेंगे। इस तरह की चार्जेस भी हैं। तो इनको ये डर लगा हुआ है कि ऐसा ना हो कि ये जो नई सरकार है वो इन ड्यूबियस किस्म के चार्जेस पे रोक लगा दे, तो इसीलिए ये हाथ पांव मार रहे हैं और प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, पैसा असल में फंस गया है। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा है इसी हवाले से। फॉरेन पॉलिसी कहते हैं कि इंडिया की जो अंदरूनी सियासत है ना, उसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। एक तो इसने इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के ऊपर, दूसरा ये जो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं ना अडानीज और ये, इनका भी कहीं ना कहीं पे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असर हो रहा होता है। उन्होंने रिपोर्ट किया है, ये दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, कि मूडीज पॉलिटिक्स हैंडर नेबरहुड टाइज, रिसेंट इवेंट्स इन बांग्लादेश शो हाउ द हिंदू नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट हैज़ हार्म्ड इंडियाज रीजनल इंटरेस्ट्स। पता नहीं ये किसको इंडिया की डीप स्टेट के अंदर आज से 10 साल पहले ख्याल आया कि कोई अखंड भारत नाम की चीज़ क्रिएट करता है, हिंदू राष्ट्र क्रिएट करता है। वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने वाला हिसाब किताब हो गया। अखंड भारत तो बना नहीं, इंडिया का जो रीजन में इन्फ्लुएंस था वो ही ख़त्म हो गया है, उसकी ही वाट लग गई है असल में। कहते हैं कि इट इज़ क्लियर इंडियाज पॉलिसी फेल्यूर्स इन इट्स नेबरहुड आर नॉट सोलिली ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट्स, दे आर आल्सो मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंडियाज करंट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। Securitization of diplomacy to Modi's strongman image, New Delhi has undermined its liberal credentials among the people of South Asia. Preferential treatment for Modi's favored corporate interests by governments such as Hasina's an international extension of Indian cronyism has further raised suspicion
about New Delhi's intentions. The adherence of Modi's Bharatiya Janata Party to Hindu nationalist ideology has played a major role in harming India's regional interests, especially in Bangladesh. The 2019 Citizenship Amendment Act that fast-tracked Indian citizenship for persecuted minority groups in neighboring countries while excluding Muslims fueled criticism from the Bangladeshi public. The BJP regime's ill treatment of Muslims within India has fueled criticism of Modi abroad. His 2021 visit to Bangladesh was met with violent riots. अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करने लायक है। ये तो देखें, बात हम यहाँ करते रहे कई मरतबा कि ये जो हिंदू नेशनलिज्म मोदी ने इंट्रोड्यूस करवाया, इससे कोई इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। क्योंकि देखें ना, साउथ एशिया के अंदर आप देखें, पाकिस्तान को अगर आप माइनस भी कर देते हैं, बाकी के भी जो मुल्क हैं वो एक्सपांशनिज्म की इस आइडियोलॉजी को लाइक नहीं करते। ये जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने और अखंड भारत बनाने की जो इनकी आइडियोलॉजी थी, ये जब पूरे रीजन में फेमस हुई है मोदी की वजह से, तो इसको रेजिस्टेंस मिली है। और यही वजह है कि प्रो इंडिया पॉलिटिक्स करना दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। रीजन के अंदर प्रो इंडिया जो पॉलिटिशियंस हैं उनको लाइक नहीं किया जा रहा। अब आप कितने मिसाल देख चुके हैं रिसेंटली, जितने भी प्रो इंडिया पॉलिटिशियंस हैं वो धपड़धूस क्यों हुए हैं? क्योंकि वहाँ के लोग कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखते प्रो इंडिया जो पॉलिटिक्स है। इसकी वजह हिंदू नेशनलिज्म है और एक्सपांशनिज्म वाली आइडियोलॉजी है। लेकिन आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता यहाँ पर रेज करना ज़रूरी है कि ये जो रिवॉल्यूशन बांग्लादेश के अंदर आया है, इसने जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को धपड़धूस किया है, हिंदू नेशनलिज्म के बहुत सारी चीज़ों को धपड़धूस किया है, रीजनल इन्फ्लुएंस उनका पूरा का पूरा शैटर करके रख दिया है इन्होंने। वहीं पर CAA NRC नाम की जो एक साजिश रची जा रही थी, जिसके तहत इंडिया के मुसलमानों के बड़े हिस्से को बांग्लादेश सेटल करने की तैयारियां हो रही थी। खासतौर पर आसाम से शुरुआत हो चुकी थी। 20 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप के रजिस्टर से निकाल दिया गया था। तो वहाँ पर पहले बात ये हो रही थी कि बांग्लादेश के किसी हिस्से के अंदर कोई डिटेंशन कैंप्स बनाकर तो वहाँ इनको सेटल कर दिया जाए। ये वहाँ पर प्रॉपरली डिस्कशंस हो रहे थे कि इस तरह से एक मॉडल बनाते हैं कि बांग्लादेश के अंदर इन सारे लोगों, क्योंकि देखें ना, इनको पाकिस्तानी नहीं कहा जा रहा था। ये जितने भी लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुतासरीन हैं, इनके ऊपर बांग्लादेशी होने का टैग लग रहा था कि ये बांग्लादेशी हैं सारे। तो इनको वापस भेजने की बातें की जा रही थी। शेख हसीना के होते हुए ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता था। कोई हिस्सा बांग्लादेश अपना, जैसे रोहिंग्याज है ना, 10 लाख रोहिंग्याज तो हैं ना वहाँ पर, 10 लाख से ज़्यादा हैं। तो वैसे ही इंडिया के जो मुतासरीन हैं उनके लिए भी अपर जो बांग्लादेश है वहाँ पर कोई इलाके मुख्तस किए जाते कि जहाँ पर ये जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं वो रखे जाते। इससे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता था पॉलिटिकली, उनका जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म वाला वोट बैंक है वो खुश हो जाता। और इन्होंने कई मरतबा कहा भी था कि अब CAA NRC नाफिज करने में ज़्यादा देर है नहीं। लेकिन हुआ यह है कि वहाँ पर जो प्रो इंडिया सरकार धपड़धूस हो गई है, तो वो जो प्रोजेक्ट CAA NRC है वो भी कहीं हवा में तहलील हो गया है और उस पर भी कहीं ना कहीं पे ब्रेक लग चुकी है।